Assalamu alaikum, my dear students of class 7. How are you all? I hope all of you are doing well at your homes. Students, myself Fatma Zahid and I'm here with a video lecture of social studies. Students, it's 29th November 2021 and today is Monday. Okay students, as you know that a monthly tests are going to start from the coming Monday, 6th of December, and chapter number 17 is included in a syllabus which is the leading the freedom movement. So students, in this video lecture we are going to revise the this chapter in detail. We will revise the main concepts of this chapter from objective point of view, and we'll also revise the question answers. Okay, so let's get started. First of all students, open your books, chapter number 17, it's on page number 79. Okay, open your book, लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट. स्टूडेंट्स बेसिकली इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने आज़ादी की तहरीक को लीड किया. स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात कहा जाता है कि कायदे आज़म ने एक सिंगल हैंडेडली अकेले पाकिस्तान बनाया. दैट ऑफ कोर्स इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि कोई भी काम टीम वर्क के बगैर तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता. हाँ, अगर हम कहें कि पाकिस्तान बनाने के पीछे कायदे आज़म की लगन, अनथक मेहनत, उनकी वाहिद जहनीत शामिल थे, तो ये ऑफ कोर्स बिल्कुल गलत ना होगा. उनके साथ साथ और भी बहुत सी पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने बहुत सा कंट्रीब्यूट किया एक न्यू स्टेट बनाने के लिए, जहाँ मुसलमान अपने आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें, इंडिपेंडेंट रह सकें. इन सब चीज़ों के बाद कायदे आज़म की एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़, उनकी लीडरशिप स्किल्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया और उनको कायदे आज़म का लक़ब दिया गया, जिसे कहते हैं द ग्रेट लीडर. कायदे आज़म मीन्स द ग्रेट लीडर. ओके, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है. नाउ हम पढ़ते हैं कायदे आज़म के बारे में. ही वॉज बॉर्न बेसिकली मतलब मर्चेंट ख़ानदान फैमिली से उनका ताल्लुक़ था. कराची में इन्होंने स्कूलिंग इनकी कराची से. देन 16 ईयर्स की एज में इन्होंने ही वांटेड टू बिकम अ लॉयर, जबकि इनके फैमिली फ्रेंड ने इनको एक मशवरा दिया कि वो लंदन जाके अपने बिज़नेस को रन करें, बिज़नेस के बारे में सीखें. बट ही वांटेड टू बी अ लॉयर. उनकी डिटर्मिनेशन लगा नहीं थी कि वो लॉयर बने. तो इस सिलसिले में 1892 में वो लंदन चले गए और फिर वहाँ से 1895 में लॉ की तालीम मुकम्मल करके जब वो वापस इंडिया आए, यानी सब कॉन्टिनेंट में आए, तो उस टाइम क्या हुआ, उनके फादर का जो बिज़नेस सब बहुत ज़्यादा ट्रबल में था. तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, अपने फादर उस टाइम उन्होंने बॉम्बे में रह के लाए, उधर इंडिया में रह के अपने साथ लॉ की प्रैक्टिस को भी जारी रखा और साथ साथ बिज़नेस को भी हैंडल करते रहे. उसी दौरान क्या हुआ, कायदे आज़म का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बढ़ना शुरू हुआ. तो उन्होंने 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली. ठीक है, तो इस टाइम यहाँ जिसमें कंप्लीट डोमिनेशन हिंदूज़ की थी, हिंदूज़ के अकॉर्डिंग ही चलती थी, ज़ाहिर है हिंदुओं की पार्टी थी. तो उस टाइम उन्होंने 1910 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल कमेटी ज्वाइन कर ली. देन आफ्टर दैट ही ज्वाइन इन 1913 उन्होंने ज्वाइन की मुस्लिम लीग, जो कि मुसलमानों के इंटरेस्ट को देखते हुए 1906 में इस पार्टी का आगाज़ किया गया था. कि ज़ाहिर एक प्रॉपर एक पार्टी नहीं थी. 1913 में उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और 1916 में इनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करते हुए इनको उस पार्टी का सदर भी बना दिया. ओके, देन स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंड, 1916 में लखनऊ में, इंडिया का जो एक शहर है, वहाँ पे एक मीटिंग की गई. उसमें डिसाइड किया गया कि भाई जो हिंदू होंगे वो सिर्फ हिंदुओं को वोट करेंगे, हिंदू रूलर्स को, लीडर्स को, और जो मुस्लिम्स होंगे सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोट कर सकेंगे. तो ये बात तो ऑब्वियस थी, क्योंकि हिंदुओं के मेजॉरिटी 75% हिंदूज़ थे और इस टाइम पे 25% मुस्लिम थे. तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदू मेजॉरिटी थी तो गवर्नमेंट किसकी थी, हिंदुओं की बन गई. तो लेकिन क्या, तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदू जब लीडरशिप गवर्नमेंट में आ गए तो उन्होंने मुसलमानों के फेवर में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो मुसलमानों के हक़ में हो. तो इस टाइम पे कायदे आज़म ने कुछ पॉइंट्स पेश किए 1929 में, जिन्हें 14 पॉइंट्स और 14 निकात के नाम से भी जानते हैं हम. उनमें कुछ पॉइंट्स ये थे कि भाई मुसलमानों को भी कोई ना कोई 3 में से 1 सीट एटलीस्ट मुसलमानों को दी जाए, उनको जॉब्स दी जाएँ, उनके लिए गवर्नमेंट में उनको एक पोजीशन कोई ना कोई दी जाए. लेकिन ऐसा नहीं, गांधी ने उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर उससे कायदे आज़म ने रियलाइज़ किया कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम लोग इकट्ठे रह सकें. उससे पहले तक कायदे आज़म बिल्कुल इसी फेवर में थे कि हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहे.
बेसिकली उस टाइम ये मुसलमानों के लिए एक आखिरी उम्मीद थी कि अगर वो हमारे इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लेते, हमारे कुछ कोई ना कोई पोजीशन दे देते, तो हम यूनाइटेड इंडिया की फेवर में ही थे। कायद-ए-आज़म इन चंद चीज़ों के बाद कायद-ए-आज़म को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टोटली डोमिनेशन हिंदुओं की थी, मुसलमानों के फेवर में कुछ भी नहीं था। तो एक किस्म की अगर हम कहें कि मुसलमान गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए कायद-ए-आज़म ने रियलाइज़ किया कि भाई इज़ नॉट पॉसिबल कि हम मिलजुल कर रहें, वी वांट अ सेपरेट स्टेट। सो कायद-ए-आज़म ने 1940 में एक करारदाद पाकिस्तान पेश की, जो कि मीनार पाकिस्तान के मुकाम पे पेश की गई, जिसमें कहा गया कि भाई वी वांट अ सेपरेट स्टेट वेयर मुस्लिम्स कैन फॉलो देयर ओन रिलीजन एंड लिव देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली। सो ये वो मुकाम था 1940 जिसके बाद कि हम इस फेवर में थे कि भाई नो, वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर, वी वांट अ सेपरेट स्टेट। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी मीटिंग्स हुई, कैबिनेट मिशन प्लान हुआ 1946 में, जिसमें भी हमारे फेवर में सच कुछ भी नहीं था। तो कायद-ए-आज़म ने रियलाइज़ किया कि नहीं, अब जॉइंट यूनाइटेड इंडिया में रहना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट वांट टू लिव लाइक स्लेव्स, वी वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो अ रिलीजन। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। और अगर हम देखें फिर क्या हुआ, ये हमारा एक बिल पेश किया गया, जो कि था अगर हम कहेंगे कायद-ए-आज़म मुसलमानों के लिए लास्ट मतलब आखिरी लम्हों तक लड़ते रहे, तो बिल्कुल गलत ना होगा। मतलब ही कंटिन्यू टू फाइट फॉर द मुस्लिम, फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन यूनाइटेड इंडिया। बिल आखिर उनकी ये बात एक्सेप्ट कर ली गई कि उनको एक सेपरेट स्टेट मिल जाएगा। सो ये बिल पास किया गया 4 जून को, और उनको बता दिया गया कि 14 अगस्त को वो एक उनको एज आ इंडिपेंडेंट स्टेट मिल जाएगी, बना दिया जाएगा 14 अगस्त को, जहाँ मुसलमान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें विद। सो ये 4 जून को ये बात बिल अप्रूव हुआ। और फिर पता चला कि जी इस अफरा तफरी की सिचुएशन थी, क्योंकि वी हैड जस्ट 6 वीक्स टू सॉल्व दिस, सॉर्ट आउट करना। ज़ाहिर एक न्यू घर भी अगर बनाना तो 6 हफ्तों का टाइम तो बहुत इम्पॉसिबल, वो एक कहते हैं ना बहुत कम होते हैं, इनएडिक्वेट। सो एक न्यू कंट्री में एडजस्ट होना, एक नई स्टेट, सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना बहुत इनएडिक्वेट टाइम था। लेकिन वी हैड टू, बिकॉज हमें एक नया स्टेट मिल रहा था जहाँ हम अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके थे। वेल, ऑन 14 अगस्त 1947 फाइनली पाकिस्तान इमर्ज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे ज़ाहिर हुआ। और उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, नॉर्मली आपने सुना होगा कि जी पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। बेसिकली पाकिस्तान 2 पार्ट्स थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान था जो कि वो बांग्लादेश वाला पार्ट था, और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो हमारा पाकिस्तान था। ठीक है, ये 2 पाकिस्तान के और एक था इंडिया के पास। ठीक है, बिल आखिर हमें अलग स्टेट मिल गई। कायद-ए-आज़म ने फर्स्ट गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया और हम एक आज़ाद मुल्क में सेटल डाउन हो गए। देन क्योंकि कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत के बाद की तबीयत बहुत नासाज हो गई थी, वो टीबी के मरीज़ भी थे। ही डाइड जस्ट आफ्टर 1 year ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1948 ऑन 11 September। देन व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, वेल ये तो हमने देख लिया कि भाई पाकिस्तान किस तरह से अनथक मेहनत के बाद बना। स्टूडेंट्स, इस तमाम चीज़ों में आपने इस तमाम डेट्स लर्न करनी है। मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की, 14 पॉइंट्स कब आए, और जी कैबिनेट मिशन प्लान, वर्ल्ड वॉर 2 कब एंड हुई। ये तमाम मेन पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अब ना सिर्फ हमने नॉर्मली देखी है कि सिर्फ मैन लीडरशिप ही हमने देखी है। आपने सुना होगा कि भाई हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान बनाने के पीछे भी कुछ औरतों की, कुछ वेमेन की बहुत अहम रोल है। वो कौन है? सो लेट्स स्टडी द रोल ऑफ वेमेन इन द फ्रीडम मूवमेंट। मतलब आज़ादी के तहरीक में वेमेन का भी बहुत अहम रोल रहा है। लेट्स स्टडी के क्या रोल रहा, कौन सी पर्सनालिटीज़ थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पर्सनैलिटी वॉज अ फैमिली, शी इज़ नन अदर देन बी अम्मा। बी अम्मा का रियल नेम है अब्दी बेगम, एंड शी इज़ द मदर ऑफ अली ब्रदर्स वॉज मौलाना मोहम्मद अली जॉइन मौलाना शौकत अली। इनकी मदर होने के अलावा ये बहुत पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल इनका, बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन रही हैं, और इनके
पॉलिटिशियन के साथ साथ एक पोइटिस भी रही हैं, मतलब शायरा भी रही है। पहली खातून थी जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के काम, मतलब जस्ट लाइक होता है ना कि कोई एक बंदा आगे बढ़ता है तो उसको देखा देखिए बाकियों में भी एक वो जोश, एक जज्बा आता है कि जी अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो शी वॉज द वन हु लेड द वुमेन्स एंड टोल्ड हर दैट वी कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट इन पाकिस्तान। सो इसके अलावा और भी बहुत सी पर्सनालिटीज़ थी जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत अहम रोल प्ले किया। बेगम जहां शाह नवाज़, बेगम राना लियाकत अली खान एंड मैनी अदर। इसमें से मेन पर्सनालिटीज़ को हम डिस्कस अब करने चाह रहे हैं। शी वॉज मिस फातिमा जिन्ना, हु वॉज द सिस्टर ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ओके स्टूडेंट्स, इनका बहुत अहम रोल इस लिहाज से रहा है कि ये बेसिकली बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट थी, डेंटल सर्जन थी। इन्होंने जब देखा कि भाई इनके भाई को इनकी ज़रूरत है, आज़ादी की तहरीक में इनकी हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या किया, अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। शी वॉज अ डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन। उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया और दिन रात अंत तक मेहनत की। और उनको इन्होंने एक वीमेन फेडरेशन ज्वाइन की, को लीड किया, ऑर्गेनाइज़ की, एक वीमेंस लीग ऑर्गेनाइज़ की। उन्होंने बहुत कॉन्टीन्यूस सपोर्ट की वजह से मतलब इन पाकिस्तान में आने में इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत, सपोर्ट शामिल है जो कि इन्होंने अपने भाई के लिए को दी। इनके इन तमाम एफर्ट्स की वजह से शी वॉज एक्नॉलेज्ड एज मादर मिल्लत, विच मीन्स मदर ऑफ नेशन। मतलब एक रोल मॉडल है कि मतलब कि कोई इतना पढ़ के एक डेंटल सर्जन होकर अपना प्रोफेशन छोड़ सकता है। आई थिंक टुडे इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपना एक प्रोफेशन छोड़ के उन्होंने अपने भाई को सपोर्ट किया, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, टोटली ऑपोजिट फील्ड में आगे, क्योंकि शी वांटेड टू सेपरेट स्टेट। उन्होंने अपने भाई को सपोर्ट किया कि जल्द से जल्द हम एक नए आज़ाद मुल्क में रह सकें, मुसलमानों को आज़ादी दिलवा सके गुलामी की ज़िंदगी से। एट द एंड शी डाइड इन कराची इन जुलाई 1967 एंड टिल हर डेथ शी वॉज यूज्ड टू लिव एट द मुहत्ता पैलेस विच वॉज इन कराची। ओके वेल स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जेक्टिव तमाम मेन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, तमाम डेट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना। ओके तमाम मेन पॉइंट्स, पिक्चर्स आपने अच्छे से देखने में भी पिक्चर्स भी आ सकती हैं आपको ऑब्जेक्टिव में। आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए आपको कि कौन सी पर्सनालिटी क्या। ओके वेल नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स वी हैव 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 and 3, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। फर्स्ट पार्ट वॉज वाई मिस्टर जिन्ना वॉज फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड इन फेवर ऑफ अ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया। कि मिस्टर जिन्ना शुरू से इंडिपेंडेंट इंडिया की फेवर में क्यों थे कि भाई हम मिलजुल के रहें, क्योंकि उनको लगता था कि भाई हम कि मुसलमान और हिंदू से इकट्ठे मिल सकते हैं। इसीलिए तो सारी ज़िंदगी इसी कोशिश में लगे रहे कि हम यूनाइटेड इंडिया में रहें, बिकॉज आई बिलीव दैट वी कैन लिव टुगेदर इंडिपेंडेंटली एंड पीसफुली, कि हम इकट्ठे अपनी आज़ादी की ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, अपने मज़हब को भी फॉलो कर सकते हैं और हम आज़ाद भी रह सकते हैं। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। But he believed that then what were the factors that changed his mind in favor of a separate state for the Muslims? फिर कौन से फैक्टर्स है जिसने कायदे आज़म का माइंड चेंज कर दिया कि भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कांट लिव टुगेदर। सो कुछ फैक्टर्स ये थे बेसिकली कि भाई हिंदूज एक्चुअली चाहते ही नहीं थे कि मुसलमानों को किसी भी किस्म का राइट थे। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान उनकी जगह पर, क्योंकि जाहिर है मेजॉरिटी उनकी थी, 75% पॉपुलेशन हिंदुओं की थी और जस्ट 25% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। तो वो तो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि भाई हमारी जगह पे आके कोई लीड करे, कोई मतलब रिप्रेजेंट करे हमारे एरियाज़ को। सो उन्होंने हमारे 14 पॉइंट्स पे रिजेक्ट कर दी, उन्होंने हमें वोटिंग का राइट भी नहीं दिया, उन्होंने हमारी बहुत सी सीट्स हमसे ले ली। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से कायदे आज़म ने रियलाइज़ किया कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल नाउ, वी नीड अ सेपरेट स्टेट where we can live independently. Okay, well I hope it is clear to you. Well, now move on to the question number 3, which is how did Miss Fatima Jinnah's participation help her brother in his mission? Students, we have अभी हमने इसको डिस्कस किया कि भाई उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, किस तरह से अपने ब्रदर के भाई के मिशन में उनको हेल्प आउट किया। सो जिस तरह से उन्होंने किया वो ये कि भाई शी वॉज अ डेंटल सर्जन थी बाय प्रोफेशन, उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, अपना करियर छोड़ दिया जस्ट टू सपोर्ट हर ब्रदर इन हिज मिशन।
उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और उन्होंने वुमेंस विंग पार्टी एक ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें उन्होंने वुमेंस को भी साथ गाइड किया कि भाई हम एक आज़ादी के तहरीक में किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। बीइंग ए वुमेन, शी सपोर्टेड हर ब्रदर थ्रू थिक एंड थिन। हर मुश्किल हालात में उन्होंने सपोर्ट किया। दैट्स वाई ड्यू टू हर एफर्ट शी इज़ एक्नॉलेज्ड एज मादर मिल्लत, which means mother of nation. Well, students, these are the two questions. We have revised the complete objective of chapter number 17 and question answers. You have also to do the worksheet. Well, students, that's all about this chapter number 17. I hope everything is clear to you. If you have any query, you can ask in the group or class. Okay. Now your diary is you have to revise the complete chapter number 17. Okay, students. See you in the next lecture on Tuesday. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.